नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर युवा साहिबजादों की शहादत को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया था। वीर बाल दिवस के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के गुरुद्वारे में मत्था टेका और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत को याद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का भी 26 दिसंबर को वीर बलिदान दिवस के रूप में मनाने के लिए धन्यवाद किया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नानकमत्ता उधम सिंह नगर स्थित गुरु नानक अकादमी में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने शहीद उधम सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण, गुरु नानक अकादमी परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का शुभारंभ और छात्रों को सम्मानित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब में मत्था टेका, प्रदेश में सुख समृद्धि व शांति की कामना की। छब्बीस दिसंबर वीर बाल दिवस के मौके पर देहरादून राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बच्चों के द्वारा वीर साहबजादों के बलिदान को दर्शाते हुए प्रस्तुतिकरण को देखा। राज्यपाल का कहना है कि छोटी सी उम्र में वीर साहबजादों ने राष्ट्रभक्ति और धर्म भक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जिनका अनुसरण आज भी भारतीय सेना कर रही है और वीर साहबजादों के बलिदान से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। एक हिस्टोरिक डे है, आज नया इतिहास बना है। आपको याद होगा कि 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के ऊपर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज वो दिन हम सबके सामने में है और देखने वाली बात ये है कि जो साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जो उन्होंने एक बलिदान, एक सुप्रीम सैक्रिफाइस का एक उदाहरण अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने निश्चय के लिए दिया था, उसको 1705 से लेकर कितना समय है, लेकिन इसको एक नियुक्ति करना कि एक दिन हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैंने 9 जनवरी के बाद में जितने भी सिखों को मिला हूं, गुरु नानक नाम लेवा को मिला हूं, जितने भी भारतीय को मिला हूं, जितने भी सैनिकों और संतों को मिला हूं, उन सब ने एक ही बात कही है कि आप हमारा आभार, प्रशंसा और धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को दीजिए कि उन्होंने ये एक ऐतिहासिक घोषणा की, एक हिस्टोरिक। प्रदेश में 29 दिसंबर को राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित होंगे। इस आयोजन में 13 जनपदों की 13 टीमें हिस्सा लेंगी। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सचिवालय में खेल मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि न्याय पंचायत स्तर से शुरू हुआ खेल महाकुंभ ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर से होते हुए अब राज्य स्तर पर आयोजित होने जा रहा है। इस महाकुंभ में लगभग 3,75,000 प्रतिभावान खिलाड़ियों ने अभी तक हिस्सा किया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हमारा उद्देश्य है आने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए अपने खिलाड़ियों को तैयार करना है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम अपने खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्रदान करने के साथ ही उन्हें 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए भी तैयार करें। रेखा आर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रमुख सचिव खेल अभिनव कुमार भी मौजूद रहे। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन 29 दिसंबर से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह शुभारंभ किया जाएगा। और इसमें लगभग 8,000 बच्चे हमारे जो न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिले स्तर को पार करते हुए आज राजकीय स्तर पर पहुंचे हैं, वो बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। और निश्चित रूप से यह संख्या जो मैं कहूँगी कि 2021 में 2,25,000 बालक बालिकाओं ने जो है पूरे न्याय पंचायत से लेकर राजकीय स्तर पर जो है टोटल संख्या खिलाड़ियों की उस समय इतनी थी 2,25,000।
जो कि बहुत गर्व के साथ कहा जा सकता है कि लगातार सरकारों के प्रयासों से, धामी जी के प्रयासों से यह संभव हो पाया कि आज वो संख्या जो है, जो हमारे खिलाड़ियों की संख्या है, वो 3,73,000 जो है वो हो चुकी है। और राष्ट्रीय स्तर पे जो है 8,000 के करीब हमारे खिलाड़ी जो है उसमें प्रतिभाग करने जा रहे हैं। इसमें कई सारे पारंपरिक खेल भी होंगे, खेल मलखम्ब भी होगा, और जो हमारे पौराणिक खेल है मुर्गा झपट, वह भी जो है प्रदर्शन प्रतियोगिता के रूप में हम लोगों को देखने का अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से जो हमारे जो एक खेल का वातावरण है या अपने प्रदेश में खिलाड़ी तैयार करने का वातावरण है, वो खेल महाकुंभ के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि बच्चे उसमें जो है अपने अंदर जो छिपा हुआ खिलाड़ी है या अपने अंदर जो खेल के प्रति उनके अंदर जो इंटरेस्ट है उसको अवसर हम लोग प्रदान कर सके, और उन अवसरों को भुनाते हुए वो चाहे वो राजकीय स्तर पर हो, चाहे वो नेशनल स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो उस फलक पर छाए और उत्तराखंड का नाम रोशन कर राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर हल्द्वानी में रेलवे और रेलवे प्रशासन की हाई लेवल मीटिंग हुई। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने काठगोदाम सर्किट हाउस में सभी उच्च अधिकारियों को बुलाकर रूपरेखा तैयार की। अब रेलवे 28 दिसंबर से लोगों को नोटिस देने का काम करेगा और उसी दिन से पिलरबंदी दोबारा शुरू होगी। इस दौरान पूरे इलाके पर ड्रोन और कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बनफुलपुरा में रेलवे की 29 एकड़ भूमि से कई घरों को तोड़कर अतिक्रमण हटाया जाना है। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि रेलवे को ये निर्देश मिले हैं कि रेल विभाग की जितनी भी जमीन पर अतिक्रमण है उसे रेलवे अपने कब्जे में ले। इसके साथ ही कोर्ट ने रेलवे को 1 हफ्ते का नोटिस और मुनादी कराए जाने के निर्देश दिए। एडीआरएम विवेक गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन और रेलवे के तमाम अधिकारी शामिल हुए। रेलवे 28 दिसंबर से अतिक्रमण हटाने की दिशा में काम शुरू करेगा। सबसे पहले नोटिस दिए जाएंगे। 28 दिसंबर से ही दोबारा पिलरबंदी शुरू होगी। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए विस्तृत प्लान तैयार किया गया है। स्टेट की ओर से भी, रेलवेज की ओर से भी उसको मांग लिया जाए और इस भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया जाए। इस पे जो भी अवैध स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको भी डिमोलिश कर दिया जाए। तो रेलवेज भी आज यहाँ पे है और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर है ही है। उन सबको इस कंप्लायंस के क्रम में आज यहाँ पे डायरेक्शंस दिए गए हैं और इसको समयबद्ध तरीके से सर इसको कराया जाए। पहले किस तरह डायरेक्शंस हैं ऑनरेबल कोर्ट के, क्लियर कट है कि पब्लिकेशन हो जाए और मुनादी भी हो जाए और उसके फिर 1 हफ्ते के उपरांत इसकी जो कब्जा प्राप्त करने के लिए कार्रवाई है वो की जाए, और जब वो कर दी जाए तो उसके 1 हफ्ते के बाद पुनः माननीय न्यायालय को इसको अवगत करें। स्टेट की ओर से भी, रेलवेज की ओर से भी उसको मांग लिया जाए और इस भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया जाए। इस पे जो भी अवैध स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको भी डिमोलिश कर दिया जाए। आपका जो तैयारी चल रही थी उसको ही आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें आज की मीटिंग के बाद जो है वो फोर्स की विमान हमारी पहले से भी जा चुकी है। ये टीम को ऊपर डाल दिया वैसे और शासन स्तर पे भारत सरकार के लिए इसमें आगे प्रक्रिया शुरू होगी और जो आपका हमारे लोकल स्तर की फोर्स है वो आगे पहुँच चुकी है और प्लान जब तय हो जाएगी उससे 2 दिन पहले फोर्स जो है यहाँ पहुँच जाएगी और इसको जो है आपका सेक्टर और जोन में बांटा जा चुका है। तो जो पूरी प्रक्रिया है उसके अनुसार देखा जाए तो 4,500 करीब जो हमारी फोर्स है और इसमें सरकार के साथ जो है संयुक्त बैठक की गई और कमिश्नर, डीएम, पुलिस और अन्य पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ समन्वय किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश की पालना की जाएगी और इसी आदेश की पालना के लिए जो भी सहयोग राज्य सरकार से हमें चाहिए उसी की आज रूपरेखा तैयार की गई और उम्मीद है कि जल्दी निर्णय का पालन किया जाए। जमीन जो है वो न्यायालय ने चिन्हित की हुई है और न्यायालय के चिन्हित किए हुए जो क्षेत्र है उसी से अतिक्रमण हटाया जाए। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हरीश रावत ने धरना शुरू कर दिया है। देहरादून के गांधी पार्क में हरीश रावत धरने पर बैठे हैं। हरीश रावत अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग कर रहे हैं। साथ ही हरीश रावत ने अंकिता भंडारी केस को लेकर हो रही राजनीति पर भी सवाल खड़े किए। गांधी पार्क में धरना दे रहे हरीश रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी केस में जांच किसकी हो रही है और पुख्ता जांच को लेकर जनता को विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इस समय जनता का विश्वास डगमगाया हुआ है। इसलिए उन्होंने तय किया
कि 26 दिसंबर 12 बजे से 27 दिसंबर 12 बजे तक 24 घंटे का धरना गांधी पार्क पर देंगे। अंकिता हत्याकांड से जुड़े जितने भी पहलू हैं वो साफ नहीं है। मामले में अदृश्य वीआईपी कौन है जिसको हमारी पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही है, उसको भी कानून के शिकंजे में लाया जाए। जो संघर्षपूर्ण बलिदान है, मेरा ये धरना उस बलिदान को समर्पित है और उस बलिदान के साथ हजारों लाखों लोगों की जो भावनात्मक एकता जुड़ी हुई है, भावनात्मक सवाल जुड़ा हुआ है, जो जगह जगह जो है आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है, कोई धरने पे बैठ रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई पुतला जला रहा है, उन सब के साथ उसी कड़ी में हमारी भी एक कड़ी है। दूसरा भाग इसका जो है उन बेटियों को, जो गरीब घर की बेटियां, कमजोर घरों की बेटियां हमारी जो है हवस का शिकार हुई हैं और ऐसे कुछ घटनाएं इधर ही उत्तराखंड में हुई हैं, उन बेटियों को समर्पित है और उनको न्याय मिले उस आकांक्षा को समर्पित। अरे कोर्ट में चल रहा वो अलग चीज है। हम तो कह रहे हैं नाम उजागर करो, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? सरकार की एजेंसी नहीं, सरकार का कोई जिम्मेदारी नहीं कि एक हमारी बिटिया, हमारी बहन की नृशंस हत्या की गई, उसको मार करके फेंक दिया गया। अरे उसको वीआईपी का नाम, ये तो है कि वीआईपी के लिए उस लड़की को दबाव डाला जा रहा था। वो कारण ढूंढना चाह रही कांग्रेस, तो वो कारण है वीआईपी, जिसकी वजह से बच्ची की नृशंस हत्या की गई है। कलंकित हो रहा पूरा उत्तराखंड, जहाँ मातृशक्ति का सम्मान होता है, जहाँ मातृशक्ति का सम्मान पूरे देश में, उत्तराखंड में कहते हैं महिलाएं स्वाभिमानी है। उन्होंने राज्य बनाया है, राज्य आंदोलन में बलिदान कुर्बानी दी है, चाहे हंसा धनिया बेलवती जी हों। तो इसका इतिहास है, उस इतिहास को आप झुटाना चाह रहे हैं। आज प्रदेश में, देश में हमारी थू हो रही सब जगह। अरे कोर्ट में चल रहा है वो। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के धरने को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। मनवीर चौहान ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से हरीश रावत आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, वो उनका खुद का अस्तित्व बचाने के लिए किया जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भी हरीश रावत पर निशाना साधा है। हरीश रावत जी की पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें अंकिता हत्याकांड की, तो बहुत दुखद घटना हुई थी। उसको लेकर के सरकार के द्वारा जो एसआईटी बैठाई गई, उस एसआईटी के द्वारा बहुत पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष जांच की गई है और जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो है उसको सही ठहराया है, उस पर मुहर लगाई कि किसी प्रकार की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं है और इसीलिए सीबीआई जांच से भी कोर्ट ने मना किया था। मैं कह सकता हूं कि जो जांच एसआईटी ने की है वो अंकिता को न्याय दिलाने के बहुत अच्छी तरह से जांच हुई है। केवल इस वाले मामले में ही नहीं, यदि हम पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में यदि बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जब से राज्य में चुनाव होने की बात आई, 2022 का चुनाव हो, चाहे उनके स्वयं के लड़ने का चुनाव हो, चाहे उन्होंने दलित मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव हो, चाहे सत्ताधारी सरकार को जो है कितनी नौकरियां आपने दे दी हैं उसकी चेतावनी हो, या उनका गंगा में स्नान करना हो, उससे उनको जो कुछ भी उनकी आत्मा की आवाज़ बोलती हो, आपने उनको कहाँ टिकाऊ पाया है? आप यदि देखेंगे तो उनके धरना प्रदर्शन केवल और केवल, मैं समझती हूँ कि मीडिया में रहने का एक माध्यम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि वो बहुत कुछ कर रहे होते तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की प्रतिदिन जो है, जो दिन प्रतिदिन जो गिरावट आ रही है, चाहे संख्या बल से, चाहे वैचारिक रूप से, मैं समझती हूँ कि उनको उस पर चिंतन करना चाहिए। खाद्य मंत्री रेखा आर्य सोमवार को देहरादून के नेहरू कॉलोनी स्थित फूड ग्रेन एटीएम पहुंची, जहां उन्होंने एटीएम मशीन का निरीक्षण किया। खाद्य मंत्री ने इसके साथ ही राशन डीलर के साथ वार्ता कर आ रही तकनीकी दिक्कतों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मुझे ये जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि इस फूड ग्रेन एटीएम से कई सारी सुविधा राशन डीलर के साथ राशन लेने आ रहे लोगों को भी प्राप्त हो रही है। साथ ही मंत्री रेखा आर्य ने बायोमेट्रिक के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्थानीय महिलाओं से फूड ग्रेन एटीएम के बारे में भी जानकारी ली।
आज फूड ग्रेन एटीएम का निरीक्षण करने का अवसर मिला और चूँकि इसे लगे हुए लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं और इसे 6-7 महीने में किस प्रकार से फूड ग्रेन एटीएम मशीन काम कर रहा है और वाकई ये कितना व्यवहारिक है और कितना लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है और क्या ये वन नेशन वन राशन कार्ड की आपूर्ति कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है अथवा बायोमेट्रिक व्यवस्था यहाँ पर कैसे चल रही है, ये सारी चीज़ों का आज यहाँ पर निरीक्षण किया गया और निश्चित रूप से हमारे यूपी की 2 महिलाओं ने जो है यहाँ से अपना गेहूँ और चावल प्राप्त किया और बहुत कम समय में ही सारी चीज़ें जो है वह हो गई। साथ साथ में हमारे उत्तराखंड की महिला ने भी जो है यहाँ से अपना राशन प्राप्त किया। तो यह मंतव्य जो भारत सरकार ने दिया और मंत्र की वन नेशन वन राशन कार्ड यहाँ फलित होते हुए देख रहे हैं। समय की बचत है, क्वांटिटी सही मिलने की सुनिश्चितता है, क्वालिटी की भी सुनिश्चितता है। तो मैं समझती हूँ कि फूड ग्रेन एटीएम मशीन जो यहाँ हमने देखी है निश्चित रूप से इसका विस्तार किए जाने की आवश्यकता। देहरादून विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है और 8वें दिन भी विधानसभा के बाहर धरने पर जमे हुए हैं बर्खास्त कर्मचारी। देहरादून जिलाधिकारी और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया था। बर्खास्त कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर स्पीकर और सीएम से मिलाने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। न्याय की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए इस वक्त विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारी। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लगातार। न्याय की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे इस वक्त विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारी। बाईस दिसंबर से चल रहा पुलिस मंथन सप्ताह रविवार को संपन्न हो गया। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि इस मंथन में पुलिस कल्याण के लिए कई फैसले लिए गए। पुलिस के आधुनिकीकरण और स्मार्ट काम के लिए भी विभिन्न प्रस्ताव तैयार किए गए। फिट पुलिस कर्मचारियों को इनाम दिया जाएगा, जबकि अनफिट की पोस्टिंग पर खतरा हो सकता है। इसके लिए विभाग में एडीजी पीएस PVK प्रसाद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। ये कमेटी समय समय पर पुलिसकर्मियों की निगरानी करेगी और उन्हें फिट रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगी। कार्यक्रम में सरकार ने पूरा सहयोग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गहन मंथन किया है और उसमें नई नई स्ट्रेटजीज भी हम अब शुरू करने वाले हैं। जैसे ड्रग्स में मैंने कल पॉइंट बताया था कि ये मंथन में ये निकल करके आया है कि हम सारे ड्रग पेडलर्स की और सारे ड्रग एडिक्ट्स की प्रोफाइलिंग कर देंगे, डिजिटल प्रोफाइलिंग दोनों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी। तो उससे बहुत बेटर हो जाएगा उसको, मतलब ऐसे ही ट्रैफिक को जो देहरादून पैटर्न है और जितना ज़्यादा आपने देखा चालान भी 1/3 चालान अब जो है CCTV के माध्यम से हो गया है। तो उसको हम धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे और जहाँ पे कमी है उसको पूरा करेंगे। गहन मंथन किया है। और ऋषिकेश में मोनी की रेती थाना क्षेत्र में स्थित पूर्णानंद घाट पर संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वाले बाबा की पीट कर हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिन्हें पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल पहुंचा दिया। आरोपियों की पहचान प्रिंस चौधरी और संदीप पाल के रूप में हुई। रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में होटल सेंटर पॉइंट के पास युवतियों के 2 गुटों के बीच में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया और इन युवतियों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की गई। बता दें कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी एक युवती आंसर है। कुछ दिन पहले फेसबुक पर उसने स्टेटस डाला था। स्टेटस पर सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के पठानपुरा मोहल्ला निवासी एक युवती ने कुछ टिप्पणी कर दी थी। इसे लेकर इनके बीच विवाद हो गया। 23 दिसंबर को पठानपुरा निवासी युवती रामपुर गांव की तरफ किसी काम से आई और इसी दौरान रामपुर गांव निवासी युवती ने उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। पिटाई के बाद उसने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया,
जिसे लेकर पठानपुरा मोहल्ला निवासी युवती और उसकी बहन आक्रोशित थे। इस घटना से अगले दिन यानी 24 दिसंबर को रात को रामपुर गांव निवासी युवती सिविल लाइन में किसी काम से आई थी। सिविल लाइन में होटल सेंटर पॉइंट के पास पठानपुरा की दोनों बहनों ने अपनी मेहवड़ गांव निवासी साथी के साथ मिलकर रामपुर गांव की युवती को घेर लिया, उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और इसी बीच किसी ने सड़क पर हुई मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल होने के बाद में एसएसपी अजय सिंह ने इसकी जांच के निर्देश दिए। अल्मोड़ा तहसील को पुराने कलेक्ट्रेट में वापस लाने की मांग को लेकर सोमवार को जिला व्यापार मंडल ने बाजार बंद किया। अल्मोड़ा नगर में बाजार बंद पूरी तरह सफल रहा। व्यापार मंडल का कहना है कि अभी तो एक दिन के लिए बाजार बंद किया है, अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आगे यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार से 3 लाख कोविड वैक्सीन की अतिरिक्त डोज मांगी है। चीन समेत अन्य कुछ देशों में एकाएक कोविड के मामले बढ़ने पर केंद्र सरकार के निर्देशों पर अब राज्य सरकार कोविड वैक्सीन की मांग बढ़ गई है। सचिव स्वास्थ्य के मुताबिक केंद्र को मांग भेजी जा रही है और जल्द ही दवा की आपूर्ति राज्य को की जाएगी। हर अरदास अधूरी होती है और अतिथि ही वे फरिश्ते हैं जिनके आने से नया जो स्ट्रेन है उसका नाम BF7 है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि BF7 जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है उसके कोई केसेस अभी फिलहाल उत्तराखंड में नहीं है, इसलिए कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है। भारत सरकार से जो स्वास्थ्य सचिव महोदय हैं उनका लेटर आया था 20 दिसंबर को, उस पे उन लोगों ने स्ट्रेस किया था एक तो जितने भी कोविड केसेस आते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। तो जीनोम सीक्वेंसिंग हम लोग जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे 4 मेडिकल कॉलेजेस हल्द्वानी, श्रीनगर, दून, इनमें हम लोग जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। नया जो स्ट्रेन है उसका नाम BF7 है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता अल्मोड़ा के लोअर माल रोड के पेयजल निगम कॉलोनी से लगे आधी दर्जन से ज्यादा गांवों को जोड़ने वाले मार्ग को निगम द्वारा बंद करने के विरोध में ग्रामीणों के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की मांग है कि पिछले कई सालों से ये संपर्क मार्ग लोगों के लिए खुला हुआ है, लेकिन विभाग द्वारा एंगल लगाकर बंद किया जा रहा है, जो गलत है। विभाग इस मार्ग को पूर्वतः बनाए रखे। इस मामले में अधीक्षण अभियंता का कहना है कि सरकारी जमीन पर जबरन ग्रामीण हस्तक्षेप कर रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं, जो गलत है, और विभाग अपनी जगह को बंद कर रहा है। एंगल डालने का पर्पस दूसरा था। एंगल डालने का पर्पस ये है कि हमारा जो मेन फ्रंट गेट है ऑफिस का, वहाँ पर कई बार इनक्रोच करके लोग बाइक्स खड़ी कर देते हैं, कई बार जो है गांव वाले अपने ट्रक या दूसरी जो है गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। इससे खुद मुझे आने में दिक्कत हुई। तो सिर्फ उतने पोर्शंस को जिससे कि हम जो है कम से कम अपने कैंपस के, अपने ऑफिस के अंदर जो है इंटर कर सकें, उस पोर्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए पैदल आने जाने के लिए सिर्फ जगह रहे, लोग बाइक और गाड़ियाँ एकदम गेट के फ्रंट में जो है न खड़ी करें। जो हमारे अपनी खुद की ज़मीन है वो हैं, हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं खड़ी करने के लिए, उसके बावजूद भी लोग हमारे फ्रंट गेट पे ही खड़ी कर देंगे। तो ये जो है कहीं से भी सही नहीं है। सिर्फ उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अपना उसको पाइप के द्वारा उसको जो है, हम इधर के निवासी हैं, ये जल निगम के नीचे हम रहते हैं। इनका यहाँ पर एससी साहब का ऑफिस है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सन 2016 में माननीय मुख्यमंत्री पूर्व हरीश राव जी ने इसकी स्वीकृति दी थी हमारी सड़क की, जल निगम गेट से लेकर के शिव मंदिर सरकार की आली तक, और आज तक वो कार्य तो नहीं हो पाया है। उन्होंने चारों तरफ बाउंड्री बंद करके हमारे जो पैमासी रास्ते थे, जो हमारे हकूक़ थे, वो बंद कर दिए हैं। उस बात को लेकर के हमारे तमाम यहाँ के निवासी, हम जितने लोग हैं, अपने हकूक़ को लेकर के, अपने रास्ता और सड़क को लेकर के यहाँ पर आंदोलन के रूप में आज हम एक दिवसीय हमारा आज यहाँ पर एक धरने के रूप में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि दिन भर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए News1 इंडिया।